by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। 15,000 से ज्यादा मौतें, 33,000 से ज्यादा लोग घायल, 90 लाख की आबादी का विस्थापन, 25 लाख लोगों पर भूख से मरने का खतरा। ये महज कुछ आंकड़े हैं जो गृहयुद्ध से ग्रस्त सूडान से आए हैं। सूडान में अप्रैल 2023 से 2 जनरलों के बीच वर्चस्व की जंग चल रही है। नतीजा अभी भी नहीं निकल पाया है। आलम यह है कि पिछले 2 हफ्तों में ही 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। जंग शुरू हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। दुनिया भर में खुद को मानवाधिकार का तथाकथित रक्षक कहने वाला अमेरिका अभी जागा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जनरल अब्देल फताह अल बुरहान से जंग खत्म करने की बात की है, लेकिन वो इसके लिए राज़ी नहीं हुए हैं। अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर सूडान की जंग खत्म करने के लिए एक मीटिंग भी रखनी चाहिए। इसमें सूडान से जनरल बुरहान को बुलावा भी आया, लेकिन उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। इससे जंग लंबी खिंचने की आशंका बढ़ गई है। तो आज के शो में हम जानेंगे सूडान में अभी क्या चल रहा है, अमेरिका ने शांति की पहल क्यों की और सूडान में शांति वार्ता हर बार क्यों रुक जाती है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां चर्चा सूडान में छिड़े गृहयुद्ध की। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। सूडान अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है। इसका पूर्वी किनारा रेड सी यानी लाल सागर से मिलता है। रेड सी को पार करते ही एशियाई महाद्वीप शुरू हो जाता है। सूडान की ज़मीनी सीमा 7 देशों से मिलती है। नाम जान लीजिए: इजिप्ट, लीबिया, चाद, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया और इरिट्रिया। अधिकतर देशों में अराजकता और अस्थिरता है। इसका असर सूडान को भी झेलना पड़ता है। आबादी लगभग 5 करोड़ है। 90% से ज़्यादा लोग इस्लाम को मानते हैं। लगभग 6% लोग यहाँ ईसाई हैं। बाकी में दूसरे धर्म आते हैं। आधिकारिक भाषा अरबी और अंग्रेजी है। करेंसी का नाम है सूडानी पाउंड। सूडान की राजधानी खार्तूम है। नई दिल्ली से खार्तूम की दूरी लगभग 4800 किलोमीटर है। आपने सूडान की बेसिक जानकारी समझ ली। अब समझते हैं यहाँ गृहयुद्ध क्यों चल रहा है। सूडान में 3 बड़े सिविल वॉर हो चुके हैं। पहली जंग 1956 में शुरू हुई थी। इस साल सूडान को आज़ादी मिली। आज़ादी के ठीक बाद उत्तरी और दक्षिणी सूडान के बीच सिविल वॉर शुरू हुआ। झगड़ा ज़मीन का था। दोनों देश एक दूसरे की ज़मीन चाहते थे। इसमें लगभग 5 लाख लोग मारे गए। दूसरा सिविल वॉर 1983 से 2005 तक चला। इसकी वजह थी देश का इस्लामीकरण करना। ईसाई बहुल सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इसका विरोध किया और लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई 22 साल तक चली। इसमें 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। तीसरा सिविल वॉर अभी चल रहा है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2023 में हुई थी। आज हमारा फोकस इसी पर होगा। इस टकराव के केंद्र में 2 जनरल हैं। पहले हैं अब्देल फताह अल बुरहान, जो सूडान आर्मी के मुखिया हैं। दूसरे हैं जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जो पैरामिलिट्री गुट रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को लीड कर रहे हैं। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस क्या है? इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। उससे पहले लड़ाके जंजीवाद फोर्स का हिस्सा थे, जिन्हें स्थानीय कबीलों से लिया गया था। पहले सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर के वफादार हुआ करते थे, लेकिन 2019 में उन्होंने पाला बदल लिया था। फिलहाल दगालो ही इसके सर्वेसर्वा हैं। इसने यमन और लीबिया के संघर्षों में भी दखल दिया है। एक समय तो जब बुरहान और दगालो दोस्त हुआ करते थे, दोनों ने मिलकर देश में तख्तापलट भी किया था, लेकिन अब दबदबे की ऐसी लड़ाई शुरू हुई है कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। तो कैसे शुरू हुआ ये बवाल? 2019 में सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर थे। उनकी खराब नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ। बुरहान और दगालो ने मिलकर बशीर का तख्ता पलट कर दिया। फिर केयरटेकर सरकार बनी। इसमें सिविल और मिलिट्री दोनों धड़े के लोग थे। बुरहान और दगालो भी इस सरकार का हिस्सा थे। उनका काम था लोकतांत्रिक चुनाव का रास्ता साफ करना और चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपना। लेकिन 2021 में बुरहान ने सिविलियन प्रतिनिधियों को केयरटेकर सरकार से बाहर निकाल दिया। खुद सर्वेसर्वा बन गए। दगालो को नई सरकार में भी पावरफुल पोजीशन मिली, पर दगालो के पास RSF थी। इसमें 1 लाख के करीब सैनिक थे। इससे बुरहान को डर रहता कि दगालो कभी भी मेरा तख्ता पलट कर सकता है। इसी तरह दगालो के मन में चल रहा था कि मैं हमेशा पिट्ठू बनकर नहीं रह सकता। इसी बीच बुरहान ने RSF को आर्मी के नियंत्रण में लाने का प्लान बनाया। दगालो ने इसका विरोध किया। जब बात नहीं बनी तो अप्रैल 2023 में दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध को शुरू हुए 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन अब तक ये शांत नहीं हो पाया है। 1 साल में क्या क्या हो चुका है? मौतें। अब तक इस युद्ध में लगभग 15,000 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हैं। अक्सर नागरिक दोनों सेनाओं के बीच की गोलाबारी की जद में आ जाते हैं।
लोगों की जान जाने की एक बड़ी वजह खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग में रॉकेट्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये रॉकेट्स उच्च तकनीक वाले नहीं हैं, इसलिए हर बार ये निशाने पर नहीं लगते। ऐसे में इन हमलों में आम लोगों की जान ज़्यादा जा रही है। जानकार कहते हैं सूडान में मरने वाले लोगों की संख्या 15,000 से कहीं ज़्यादा है। विस्थापन। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 84 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इनमें से 20 लाख केवल 5 बरस से कम के बच्चे हैं। दूसरी एजेंसियों के आंकड़े विस्थापित लोगों की संख्या 10 लाख से ऊपर बताते हैं। भुखमरी। डच थिंक टैंक क्लिंगनडेल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट बताती है कि जंग की वजह से सूडान में खाने की भयंकर कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग की वजह से सूडान में फसल कम हो रही है, खाने के सामान का आयात कम हुआ है और महंगाई बढ़ी है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो सितंबर 2024 तक सूडान में लगभग 25 लाख लोग भूख और उससे संबंधित कारणों से मर सकते हैं। ये तो रहे सूडान के ताज़ा हालात, पर वहाँ मदद कितनी पहुँच रही है। इस्लामिक रिलीफ अमेरिका से चलने वाला एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके मुताबिक 2024 में यहाँ जितनी मानवीय सहायता की ज़रूरत थी उसका महज 5% ही पूरा हो पाया। संगठन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सूडान पर ध्यान नहीं दे रहा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस मुद्दे को किस तरह से देखा जा रहा है। रूस पिछले कुछ समय से अफ्रीका में अपने पांव पसार रहा है। वेस्ट अफ्रीका के कई देशों ने फ्रांस और अमेरिका से रिश्ते तोड़कर रूस से संबंध स्थापित किए हैं। इनमें से ज़्यादातर देशों में सैन्य सरकारें हैं जो सिविलियन सरकार का तख्ता पलट करके आई हैं। सूडान भी इससे अछूता नहीं है। लड़ाई के पहले से सूडान में पुतिन का प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर एक्टिव था। CNN दावा करता है कि अभी वैगनर यहाँ एक्टिव है और सूडान की रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को मिसाइलें मुहैया करा रहा है। इसके अलावा रूस सूडान की कई सोने की खदानों से सोना लूट रहा है। खासतौर से यूक्रेन की जंग के बाद इस लूट में सेना ने रूस का साथ दिया है। जानकारों का कहना है कि रूस सूडान में सिविलियन सरकार का पक्षधर नहीं लगता है। अमेरिका ने कई मौकों पर सूडान में चल रही जंग की निंदा और शांति की अपील की है। दिसंबर में उसने मानवाधिकार उल्लंघन की निंदा की थी। अमेरिका सूडान में सबसे ज़्यादा मानवीय सहायता पहुंचाने वाला देश भी है। उसने बातचीत से मामला निपटाने पर जोर दिया है। 2 दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने सूडान के आर्मी चीफ से भी इस मसले पर बात की है। चीन सूडान को अपना ज़रूरी पार्टनर मानता है। 2021 में सूडान ने लगभग 6,500 करोड़ रुपयों का चीन को निर्यात किया था। UAE के बाद चीन ही सूडान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सिविल वॉर की शुरुआत से पहले वहाँ 130 चीनी कंपनियां निवेश किए हुई थी। इसके अलावा शी जिनपिंग की राष्ट्रपति बशर से भी अच्छी दोस्ती है। सिविल वॉर की वजह से चीन के हितों को नुकसान ज़रूर पहुंचा है। जानकार कहते हैं ऐसे में चीन जल्द से जल्द सूडान में शांति बहाल करने के पक्ष में रहेगा। लेकिन सूडान में अब तक शांति बहाल क्यों नहीं हो पाई है, उसके लिए आपको समझना होगा कि दोनों पक्षों की मांगे क्या हैं। जनरल दगालो का कहना है कि 2021 का तख्ता पलट गलती थी। वे अपने गुट RSF को देश के कुलीन वर्ग का विरोधी बताते हैं। सेना प्रमुख जनरल बुरहान ने कहा कि सेना किसी निर्वाचित सरकार को सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण करेगी। जानकारों के मुताबिक दोनों जनरल और उनके समर्थक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यदि दोनों अपने पदों से हट गए तो उनके धन और रुतबे का क्या होगा। दोनों जनरल के घमंड के अलावा सूडान में शांति बहाल ना होने की 3 बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, वैगनर का संघर्ष में कूदना। जैसा हमने आपको पहले बताया, वैगनर ग्रुप RSF को हथियार मुहैया करवा रहा है। वो चाहता है कि इस सैन्य संगठन का वर्चस्व सूडान में बना रहे। वैगनर को रूस की सरकार फंड करती है। प्रिगोजिन की मौत के बाद भी संगठन कमजोर नहीं हुआ है। वेस्ट अफ्रीका के कई इलाकों में अभी भी इसके सैनिक मौजूद हैं। वैगनर के हथियार सप्लाई करने की वजह से जंग और भड़क रही है। नंबर 2, लोकल ग्रुप्स का लड़ाई में शामिल होना। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि सूडान के कई छोटे आर्म्ड ग्रुप्स इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। जहां से सहूलियत और पैसा मिल रहा है उनकी तरफ से लड़ रहे हैं। इसके अलावा आम लोगों को भी जबरन इसमें शामिल किया जा रहा है। CNN की जांच में पता चला कि अकेले जजीरा राज्य में 3 महीने के भीतर सूडान के रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने लगभग 700 पुरुषों और 65 बच्चों को जबरन भर्ती करवाया है। नंबर 3, गाजा और यूक्रेन वॉर। जानकार कहते पूरी दुनिया का फोकस इस समय गाजा और यूक्रेन में चल रही जंग की तरफ है। अमेरिका गाजा में चल रही जंग के लिए इजराइल को पैसा और हथियार दे रहा है। यूक्रेन को भी जंग की शुरुआत से अमेरिका का फुल सपोर्ट हासिल है। ऐसे में सूडान में चल रहा संघर्ष विश्व पटल पर कमजोर पड़ गया है। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसा हमने शुरुआत में बताया, 28 मई को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सूडानी सेना के मुखिया बुरहान से युद्ध समाप्ति पर बात की। कहा कि सऊदी अरब में मीटिंग करके कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन अब अगर मलिक ने इन संभावनाओं को रद्द कर दिया है। अगर मलिक सैन्य सरकार में बुरहान के नंबर 2 माने जाते हैं। उन्होंने बयान में कहा, हम बातचीत के लिए सऊदी अरब नहीं जाएंगे, हमारी लाशों को वहां ले जाना होगा। अगर मलिक के लहजे से लगता है कि सेना जल्द ही हथियार डालने या समझौता करने के मूड में नहीं है।
अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF में एसोसिएट फेलो समीर भट्टाचार्य से संपर्क किया। हमने उनसे पूछा, सूडान में चल रहा संघर्ष और कितना लंबा खिंच सकता है, अभी तक यहाँ संघर्ष विराम क्यों नहीं हो पाया है। पिछले 1 साल से सूडान में जो ये गृह युद्ध चल रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये इसको लेके और चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले आपका जो सवाल है, ये संघर्ष और कितना लंबा खींच सकता है और विराम क्यों नहीं हो रहा है। तो जैसे एक ढाल में 2 तलवार नहीं रह सकता है, वैसे ही सूडान में भी 2 लीडर है। एक है सूडान आर्म फोर्स के लीडर जो है बुरहान, और दूसरा है RSF, उसके लीडर है हेमेती। तो ये लड़ाई और आपको लग रहा है कि पिछले 1 साल से चल रहा है, लेकिन एक्चुअली इस लड़ाई का शुरुआत 2003 में हो गया था। 2003 में क्या हुआ था, जो उमर अल बशीर जो डिक्टेटर रूलर थे सूडान के, जो 2019 में जिनको ओवरथ्रो कर दिया गया था, तो उन्होंने 2003 में उनके खिलाफ जब कुछ रेबल्स खड़े हुए थे, तो उन्होंने जानजा वीट, एक ट्राइबल ग्रुप है जो कैमल की ट्रेडिंग करते, ऊँट के बिजनेस करते हैं, उस जानजा वीट ग्रुप को उन्होंने एक पैरामिलिट्री की तरह उनको यूज़ किया था और टू प्रिवेंट दोज रेबल्स। बाद में 2013 में उन्होंने क्या उस RSF ग्रुप को एक प्रॉपर नेशनल फॉर्म दे दिया था, पैरेलल टू सूडान आर्म्ड फोर्स। तो 10 साल से तो ये एक उमर अल बशीर का एक चेक एंड बैलेंस था कि कोई भी ज़्यादा पावरफुल ना बने। जब 19 में जब बशीर आउट ऑफ पावर हो गए, तो एक बात चला कि 2022 में, मतलब 2023 तक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट चलाएंगे और उसके बाद सिविल गवर्नमेंट वापस आ जाएंगे। तो उस टाइम पे बात हुआ था कि RSF को नेशनल आर्मी में इंक्लूड कर लिया जाए, एक मार्जर हो जाए। अब मार्जर होगा मतलब क्या है, एक ही लीडर बनेगा, या तो हम हेमेती बनेगा या तो बुरहान बनेगा। तो मैंने जो शुरुआत में बोला था, अब अगर एक ढाल में 2 तलवार नहीं हो सकता है, तो जो भी बनेगा दूसरे के लिए तो करियर ख़त्म। तो ये इट्स अ फाइट टू डेथ। इन दोनों में से कोई भी हार मानना नहीं चाहेगा, और दोनों में से एक की मौत या तो पूरा इनवैलिड ना हो जाए, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। सूडान संघर्ष में चीन और रूस की क्या भूमिका रही, क्या वो दोनों मिलकर इस संघर्ष का कोई हल निकाल सकते हैं। ये दोनों को इकट्ठे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हाँ, दोनों का ही इम्पोर्टेंट स्टेक है, बल्कि और भी काफ़ी सारे एक्टर है। सबसे पहले रशिया का जो इधर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक है वो है वैगनर ग्रुप जो प्राइवेट, हम सबको पता है, एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। ये सूडान में काफ़ी दिनों से प्रेजेंट है, और रशिया को और भी एक इंटरेस्ट है, वो ये है कि उनको उधर जो पोर्ट है, एक सूडान पोर्ट, रशिया वो पोर्ट बनाना चाह रहा था, और इसके लिए दोनों मिलिट्री लीडर हेमेती और बुरहान दोनों ही सहमत थे। और काफ़ी हद तक जब इन्होंने पब्लिकली सपोर्ट करना चालू कर दिया था रशिया में, तब US भी काफ़ी हद तक उस डिसीजन, ताकि ये आगे ना बढ़े और ये पोर्ट ना बने, रशिया का पोर्ट ना बने, उसलिए US भी काफ़ी एक्टिव हुए थे। तो रशिया का इस हिसाब से बहुत इंटरेस्ट है। और एक तीसरा इंटरेस्ट ये है कि गोल्ड, सूडान इज़ वेरी रिच इन गोल्ड। तो ये एक्विजिशन है कि वाया UAE सूडानीज गोल्ड जो है वो पहले सूडान से बगल वाले सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में जाता है, जहाँ पर वैगनर ग्रुप बहुत एक्टिव है, और उधर से वैगनर ग्रुप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से उसको UAE में भेज देता है, और UAE से वो रशिया जाता है। तो रशिया का ये गोल्ड वाला इंटरेस्ट भी है। तो और अगर चाइना का देखा जाए, तो चाइना का सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो है वो ट्रेड रूट। देखिए, सूडान एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर एक तरफ आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इट इज़ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इट इज़ पार्ट ऑफ साहेल, और इट इज़ पार्ट ऑफ रेड सी। तो इन तीनों के बीचों बीच ये है। तो इस जगह पे और चाइना का करीब 1,000 के आसपास बिजनेसमैन जो है, ट्रेडर्स जो है, वो सूडान में रहते हैं। तो इन लोगों के लिए चाइना का एक कंसर्न है। अभी तक फ़िलहाल चाइना ने अभी तक कोई उनका नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी रहा है, तो वो इंटरफेयर नहीं किया है। लेकिन हमने कुछ ही दिन पहले देखा है कैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने नाइजर और बेनिन के बीच में बहुत दिनों से चल रहा हुआ झगड़ा को उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट मेडिएशन किया। तो उसी तरीके से एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इधर ये दोनों लीडर के बीच में चाइना मेडिएशन करा दे, और पर्टिकुलरली जबकि उनका एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका की एक एनवॉय भी है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि चाइना आगे जाके अगर वो देखे कि उनकी बिजनेस में लॉस हो रहा है, उनकी ट्रेड में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो कुछ एक्टिव स्टेप ले सकते हैं।
कई जानकार कहते हैं कि गाजा और यूक्रेन की जंग की वजह से सूडान का मुद्दा दब गया है। अमेरिका का फोकस इजराइल और यूक्रेन की मदद करने में है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये नहीं कहूँगा कि इज़राइल की लड़ाई शुरू हो गया और रशिया की लड़ाई शुरू हो गया, रशिया यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गया, इसलिए इस जगह के ऊपर इंटरेस्ट कम हो गया है, बल्कि इस जगह के ऊपर इंटरेस्ट पहले से ही कम था। ये जो दारफूर में जो जेनोसाइड हुआ था, ये मॉडर्न हिस्ट्री में इतना बड़ा जेनोसाइड कभी नहीं हुआ था। फिर भी मतलब जितना होना था, जिस तरीके से हम पैलेस्टाइन इशू के लेके हम मीडिया में जितना शोर है, जितना यूक्रेन इशू को लेके है, इस इशू को लेके कभी नहीं था। बल्कि ये भी, और एक बात ये भी है कि समहाउ मतलब आयरॉनिकली इज़राइल भी चाहता है कि ये जो प्रॉब्लम चल रहा है उधर सूडान में, ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था कुछ साल पहले इज़राइल के साथ कुछ अरब कंट्रीज़ में, सूडान वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। सूडान की जो अभी के जो दोनों लीडर है, दोनों ही चाहते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही आर्म्स चाहिए। इज़राइल इज़ अ बिग आर्म्स सप्लायर, तो इन दोनों लीडर ही मिलिटरीली दे आर डिपेंडेंट ऑन इज़राइल। तो ये चाहते हैं कि इज़राइल के साथ रिलेशन अच्छा हो, और इज़राइल भी चाहेगा कि अगर बाई चांस ये कंट्री ऐसे कियोस पे रहे तो उनका अब्राहम अकॉर्ड भी पीछे पड़ जाएगा। तो इसलिए इज़राइल का इंटरेस्ट है कि ये लड़ाई रुके। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।